विकसित करने का निर्णय किया गया। उपार्जन की व्यवस्था भी सही प्रबंध किया गया। गेहूं और धान के साथ साथ दलहन और तिलहन की फसलें कम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाए, इस कार्यक्रम को किया गया। जो प्रसन्नता लोग सफल कृषि के किस राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसका परिणाम भी आने वाले कल में परिलक्षित है। 866 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया जाएगा और पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के 8 जुलाई को मंत्रिपरिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया था और ठीक 1 माह में कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयत्न से 9 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर दिया है। इसका फायदा भी निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र को मिलने वाला है। बड़े लंबे समय से बंदिशों में किसान जकड़ा हुआ था। किसान को अपनी फसल मंडी में लाकर बेचने को मजबूर होना पड़ता था। मंडी में जो मजबूरी हुआ करती। एक लंबे कालखंड से देश के कृषि विद्वान आयोग और हमारे देश के कृषि के क्षेत्र की समझ रखने वाले अनेक नेतागण, स्वामीनाथन जी जैसे चिंतक, इन सब ने रिकमेंड किया था कृषि के क्षेत्र में कृषि सुधार कानून लाना चाहिए, किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो, किसान की उपज पर किसी प्रकार का टैक्स न, किसान संविदा खेत की उसकी भूमि की पूरी संरक्षा का इंतजाम हो, उसको तकनीकी सपोर्ट मिल सके, महंगी फसलों की ओर वो आकर्षित हो सके, वैश्विक मानकों के अनुसार वो खेती कर सके। और इसलिए ये दोनों नए कानून प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किए हैं। इन कानूनों से किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा,
खेती के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा और किसान और प्रोसेसर के बीच की जो दूरी है वो कम होगी। वैश्विक मानकों के अनुसार अपनी खेती कर सकेगा और अपने उत्पादन को किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर किसी को भी अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। उसकी खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। भुगतान की गारंटी मिलेगी। ये नए कानूनों में प्रावधान है और सर्वत्र देश में इन कानूनों का स्वागत हो रहा है और किसान प्रसन्न हैं। लेकिन जैसे हमारे देश की स्थिति है, इसमें एक वर्ग ऐसा भी है जब दिनों आप सब लोगों के ध्यान में आया होगा, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय करने में सफल हुई, उस सबका किसी न किसी रूप में विरोध हुआ। लेकिन कुछ दिन पश्चात वो विरोध का शमन हो जाता है और महसूस करते हैं कि मोदी जी ने जो निर्णय किया वो देश हित में है, देश को मजबूत बनाने वाला है, देश की साख को बढ़ाने वाला है, देश को आगे बढ़ाने वाला है। और देश ही नहीं, सर्वत्र दुनिया में भी इस प्रकार के बदलाव का स्वागत होता है और उससे भारत की ताकत बढ़ती है। ये जो कृषि के क्षेत्र में सुधार हुए हैं कानून के माध्यम से, यह भी कृषि क्षेत्र की ताकत को मजबूत करने वाले हैं। और हम सब यह भली भांति जानते हैं, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि का क्षेत्र जितना मजबूत होगा, हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। और यह मजबूती कभी भी किसी भी संकटकालीन परिस्थितियों में भारत को लड़ने में ताकत प्रदान करेगी। और इस ऐसे बुनियाद के नाते हम सब लोग बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार करने में सफल होंगे। आज भी इन कृषि सुधार कानूनों का कृत्रिम रूप से और राजनीतिक रूप से विरोध कर लोगों को गुमराह करने की एक असफल कोशिश की जा रही है। जो लोग किसानी के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे तमाम सारे पद्म विभूषण से सम्मानित किसान भाई और जो उन्नत किसान हैं, से भी सरकार ने बात करने की कोशिश की है, यूनियन से भी बात करने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद भी जो राजनीतिक षड्यंत्र है वह हमारे इस मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या आवश्यकता है कि ये कानूनी जो परिवर्तन है, किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, यह परिवर्तन और किसान का सोच और यह कानून नीचे तक पहुंचे, हर किसान इससे अवगत हो, जिससे कि किसान सारे कानूनों का फायदा उठाकर अपनी फसल को वाजिब दाम पर बेच सकने में सफल हो और जो बिचौलिए हैं उनसे किसानों को मुक्ति मिले। इसलिए भारत सरकार सहित हम सब लोगों की यह जिम्मेवारी है कि कानून का भाव और कानून के प्रावधान के नीचे आम किसान तक पहुंचे। और इस टीम को सृजित किया गया है और आज सारी टीम का प्रशिक्षण आयोजित किया जाने वाला है। मेरे पश्चात आगे के सत्र में माननीय मंत्री जी और सभी अन्य अधिकारीगण चर्चा करने वाले हैं, विषय को आपके सामने रखने वाले हैं और आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी उनका समाधान भी करने वाले हैं। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक लंबे कालखंड से इस बदलाव की अपेक्षा
पूरे देश को थी, वह कदम नरेंद्र मोदी जी ने साहसपूर्वक उठाया है और कानून लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए हैं। कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि इन कानूनों का फायदा आम किसान को मिले। इस यात्रा में हम सब लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आज प्रशिक्षण के पश्चात जो रोड मैप दिया जाएगा के अनुसार देश भर में लोगों को जागरूक करने का काम और उसमें आप माध्यम बनेंगे तो निश्चित रूप और कृषक दोनों को ही इन कानूनों का फायदा होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम इस कार्यक्रम का ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो और आप और हम सब मिलकर इसमें सफलता अर्जित कर सकें। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद बहुत ही और अच्छे विचारों के लिए। मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि कृषि मंत्रालय के विस्तार संभाग द्वारा बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक प्रचार प्रसार का अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका पहला भाग ऑर्डिनेंस पास होने के ठीक बाद शुरू कर दिया गया था, जिसमें कई सारे वेबिनार आयोजित किए गए, पत्रों के माध्यम से उनकी जागरूकता की गई, टीवी और रेडियो के माध्यम से किया गया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया गया। तकरीबन 50 से भी ज्यादा वेबिनार पहले चरण में इसके आयोजित किए जा चुके हैं। इसके दूसरे चरण में एक बहुत ही व्यापक प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत आज से की जा रही है और इसका पहला चरण हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने आज उसका उद्घाटन किया है। इस चरण में सबसे प्रथम में ये मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर में 900 डेलीगेट से भी अधिक लोगों द्वारा से आए हुए हैं और जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो आगे जाकर फार्मर्स को, हमारे किसान भाइयों को और अन्य लोगों को इस प्रचार प्रसार में आगे इसको बढ़ाएंगे। ये सभी लोग अलग अलग संस्थाओं जैसे मैनेज, नियाम समिति से, डीएमआई के लोग हैं, आत्मा के सभी स्तर के लोग जिसमें एसएनओज और उनके जिले के अधिकारी हैं, नाबार्ड के लोग हैं, इसमें अलग अलग डिविजन्स के जो कृषि मंत्रालय के हैं, जिसमें सीड, प्लांट प्रोटेक्शन डिवीजन, आईएनएम, फर्टिलाइजर्स के, एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बहुत ही विस्तृत लोगों को दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि हमने 4 प्रमोशनल फिल्म्स बनाई हैं। एक वो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं जिसमें से में हमें सहायता देंगी और जिसमें बहुत ही आसान और सरल भाषा में इनको किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय एक एक करके हम बहुत ही थोड़े समय के लिए वो 4 फिल्में चला देंगे और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन है कि वो इनका सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिला, ग्रामीण नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाकर संवर्धन अधिनियम है। मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था न वो चले दूसरी चला देते हैं सर। ये पहली फिल्म थी, दूसरी फिल्म का थोड़ा पार्ट चला देते हैं। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 और दूसरा कृषक सशक्त मंडी
कि जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार क्षेत्र में जिस भी पास पैन कार्ड हो वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन, एफपीओ या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहां हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर कोई व्यापारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के प्रावधान है जिसमें किसान स्थानीय एस कर सकते हैं। अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण और अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी, एफपीओ, खरीद संस्थाओं, कृषि कारोबार फर्मों, प्रोसेसर, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी, खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को निर्धारित दाम पाने की किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और करण एजेंसी खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रख। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान आलू, केला, आम, कपास, चाय, कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा।
इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही है। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। इसके पश्चात 2 एजुकेशनल फिल्म्स का भी निर्माण किया गया है, जो एक एक करके चला दी जाएंगी, जिसके अंदर इसमें उत्पन्न होने वाली यदि कोई शंकाएं एवं है तो उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। आगे चलाएं। क्या चर्चा होती है गाँव में, क्या कर रहे हैं लोग बैठे? बस गांव में चर्चा वैसे तो सब कुछ बढ़िया है। ये जो नया बिल वगैरह का जो चल रहा है ना, ये पास हुआ, इनको लेके कंफ्यूजन है, तो सारे गांव वाले यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। थोड़ा आप आए। बैठो साहब। अच्छा, ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये बिल आ रहा है, इससे जमींदार को क्या फायदा है? अभी तक जो हमारे देश में कानून था, मंडी कानून था, उसमें हमारे पास मंडियां थी। किसी भी व्यापारी को अगर किसान से कुछ लेना होता था तो उसको मंडी जाना पड़ता था, और लाइसेंसधारी जो व्यापारी होता था, बिचौलिया होता था, उसके माध्यम से व्यापार होता था। इस कानून ने ये कहा है कि किसान कोई मंडी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मंडी में रेट अच्छा मिलता है, आप मंडी में बेचिए। अगर आपको मंडी के बाहर रेट अच्छा मिलता है, आप बाहर बेचिए। किसान को इस कानून ने ये आजादी दे दी है कि आपको जहां रेट अच्छा मिले, आप वहां माल बेचो। पहले भी ये कानून है और अब भी कानून है, और इन नए कानून से हमें क्या फायदा होने वाला है? जैसा आपने कहा कि किसान को फायदा क्या होगा नए कानून से, अब जैसे सबसे बड़ी बात है किसान को दाम चाहिए। तो ये जो कानून है आपका, इसने आपको ये आजादी दी है कि आप जैसे सिर्फ पहले बाजार में मंडी जाके व्यापार करते थे, अगर आपको लगता है कि मंडी के बाहर भी अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है और आप उसको दे के खुश हैं, या आप किसी और व्यापारी को या डायरेक्ट मिल को या किसी होटल को, किसी कंपनी को, किसी एक्सपोर्टर को, जिसको भी आपको देना है, आप उससे सौदा कर सकते हैं और अपने व्यापार के हिसाब से जहां अच्छा रेट मिले वहां से आप सौदा करें। ये जो पहले नहीं थी, ये इस कानून ने आपको दे दी। अब से पहले जो सिस्टम चला आ रहा है उसके हिसाब से किसान से माल आड़तिया खरीदता था। अब ये नया जो कृषि कानून आया है, इसके अनुसार किसान से कौन कौन माल खरीद सकता है, या किस किस को किसान अपना माल बेच सकता है? जैसा आपने कहा कि पहले हमें मंडी जाना पड़ता था, अब इस कानून के हिसाब से यह है कि आप जहां चाहे वहां व्यापार कर सकते हैं। अभी आप जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, घर में बैठे हैं, खेत में बैठे हैं, होटल में बैठे हैं, कहीं गोडाउन में माल पड़ा है, आप व्यापारी को वहां बुलाइए, अपने खेत पे ले जाइए, या वो आप उसके चले जाते हैं। जहां आपको सुविधा हो वहां बैठ के आप आपस में सौदा करें, रेट तय करें और आगे बढ़ें। आपको मंडी का इंतजार नहीं करना, चाहे वो छुट्टी का समय है, मंडी चालू है, बंद है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। जहां आपको सुविधा मिले, व्यापारी के घर पे, आपके घर पे, मंडी के ऊपर, गोडाउन में, साइलों में, जहां आप चाहें, ये सुविधा इस कानून ने आपको दे दी। जो नया कानून आया, इसमें जिम्मेदार कौन कौन सी चीज को बेच सकता है? जैसे ये कहा जाता है कि साहब कौन सा हम सौदा कर सकते हैं, क्या सिर्फ फसलें होंगी, क्या सिर्फ दालें होंगी, क्या सिर्फ अनाज होगा? इस कानून के हिसाब में ये लिखा है कि जो भी चीज किसान पैदा करता है, चाहे वो अनाज है, दालें हैं, तिलहन है, मुर्गी है, अंडा है, मछली है, वूल है, जूट है, कॉटन है, जो भी चीज किसान पैदा कर सकता है, आप इस नए कानून के हिसाब से उसमें सौदा कर सकते हैं, और उसके लिए मंडी जाना जरूरी नहीं है। जहां आपको सुविधा हो वहां आप सौदा कर सकते हैं। तो ये जो आजादी है, ये इस कानून ने आपको दी है। जी, पहले तो किसान था ही जैसे, लेकिन नए कानून के हिसाब से
एफपीओज को, कॉर्पोरेटिव को, किसान को क्या माना जाएगा? आपने जो पूछा कि पहले जो किसान की एक परिभाषा थी, नए कानून के हिसाब से किसान कौन है? नए कानून के हिसाब से जितनी भी किसान की संस्थाएं हैं, एफपीओज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर ग्रुप्स हैं, इस कानून ने सबको किसान माना है। तो जो सुविधाएं किसानों को मिलेंगी वही सुविधाएं जो किसान के ग्रुप्स हैं उनको मिलेंगी। तो इस नए कानून के हिसाब से किसान की संस्थाएं भी किसान ही मानी गई। पहले मंडी सिस्टम में क्या होता था, लाइसेंस रहता था बंदे के पास, लेकिन अब जब नए कानून के हिसाब से आदमी या किसान अपना माल बेचेगा या लेके जाएगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि इसके पास लाइसेंस है नहीं है, कैसे किस हिसाब से बेचेगा? जैसा आपने कहा कि पहले तो लाइसेंस एक होता था मंडी में, लाइसेंस वाले के पास हम जाके व्यापार करते थे। अब क्या होगा? नए कानून के हिसाब से जिस भी इंसान के पास पैन कार्ड है वो आपसे डील कर सकता है, क्योंकि अगर कल को कोई विवाद होता है तो सरकार उसको कैसे पकड़ेगी? तो अब लाइसेंस तो है नहीं उसके पास, तो इसीलिए पैन कार्ड का प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यापारी, जो भी खरीदार किसान से माल लेना चाहे उसको अपना पैन कार्ड देना होगा। और अगर वो पैन कार्ड नहीं देता है तो उसमें एक सजाव का प्रावधान रखा गया है कि सरकार उस पर 5 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है। तो ये एक छोटी सी कंडीशन इसमें डाली गई है ताकि किसान के साथ कोई धोखाधड़ी ना करे, और धोखाधड़ी करता है तो पकड़ा जाए, भाग ना जाए। अगर कोई व्यापारी पैन नंबर अपना नहीं देता है तो नए कानून के हिसाब से उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? बहुत जरूरी है ये पता लगाना कि किसने किसान से सामान लिया जी। और इसीलिए कानून में प्रावधान है पैन नंबर का। अगर कोई व्यापारी पैन नंबर नहीं देता है, रसीद पे पैन नंबर नहीं लिखता है, तो ये कानून का उल्लंघन है जी। और ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई हो सकती है, उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। और उसका पूरा पर्पज ये है कि हर तरह से हम किसान को सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि कोई किसान के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। जब हम आड़ती के पास अनाज ले जाते हैं, बाजरा गेहूं जो भी ले जाते हैं, ये पैसा आड़ती हमको का जो नया कानून है ये पैसा कब देगा? कानून बहुत क्लियर कहता है, माल उठाने से पहले पैसा दीजिए, अगर उस समय आपके पास पैसा नहीं है रसीद दीजिए और 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका हिसाब बनता है वो किसान का चुकाइए। पहले जो मंडी में हम अपना माल ले जाते थे उसकी फीस लगती थी, अब क्या होगा? आपने पूछा कि पहले जो मंडियों में माल बेचते थे तो उसकी मंडी फी लगती थी, ठीक है। नए कानून के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर आप मंडी के बाहर सौदा करते हैं तो किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी, ना आप पे लगेगी ना आपके खरीदार पे लगेगी। ये सुविधा होने से ये हुआ कि जो पैसा पहले मंडी समितियों में जाता था, कटता था, और व्यापारी भी उस हिसाब से घटा के पैसा देता था और वो घटा हुआ पैसा आप तक आता था। अब नए समय में ये होगा कि क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, आप सीधा कस्टमर से बात कर रहे हैं, खरीदार से बात कर रहे हैं, जो दाम तय होगा वो पूरा का पूरा दाम आपको मिलेगा, किसी और की आमदनी बढ़ती है और खर्चे घटते हैं। और बाकी जो समस्याएं आती हैं मंडी फी को लेके, रसीद बनवाओ, सेक्रेटरी के पास जाओ, वो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इससे जो उम्मीद ये है कि जब व्यापारी डायरेक्ट आपके पास आएगा, आप व्यापारी से बात करोगे, तो जो आमने सामने सौदा होगा वो पूरा पैसा आपको मिलेगा। जी, नए कानून के हिसाब से अब किसान को क्या क्या सुविधाएं मौजूद है? पहले तो क्या है, टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन अब नई नई टेक्नोलॉजी जैसे आ गई है, उसके हिसाब से क्या क्या प्रावधान है किसान के पक्ष में? अब जो बदल रही है दुनिया, पहले क्या होता था कि हम लोग मंडी जाते थे, अपना माल लेके वहां लोकल मंडी में ही बेचा करते थे। अब टेक्नोलॉजी आने से पूरी दुनिया खुल गई। अब आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के, अपने इंटरनेट पे बैठ के, जैसे बाकी ई कॉमर्स की साइट है, आप वहां पे भी अपने कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज धान है, कोई और सब्जी है, कोई और चीज है, आप वहां उसको डिस्प्ले करें। आपको बायर जरूरी नहीं है कि लोकल मंडी
हम माल बेचना चाहते हैं, अगर इसमें कोई गड़बड़ी या कोई चीटिंग हो जाती है तो उसके लिए क्या कानून क्या प्रावधान है? में अगर किसी ये ईमानदारी बढ़ती प्रावधान ये किया गया है कि आप जो लोकल एसडीएम साहब है वहां साहब ये मान नहीं रहे हैं, ये हकीकत है। अब आपको जो फैसला कोर्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भारत सरकार का जो नया कानून आया है, ये आपके लिए नया है। इसमें बहुत सारे प्रावधान है जिससे किसानों को जो पहले से कोशिश करें बहका आप लोग को मिला आप लोगों से में राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र है।
पे टैक्स कितना लगेगा, मंडी चार्ज कितना लगेगा। कानून के हिसाब से अगर आप राज्य सरकार की एपीएमसी मंडी के बाहर अगर सौदा करते हैं तो उस पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, कोई फीस नहीं, ना आप पे कोई फीस लगेगी, ना खरीदार पे कोई फीस लगेगी। ये बात भी आपके फायदे की है ताकि पूरा पैसा किसान को मिले। बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल हैं कि पेमेंट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। कानून बहुत साफ कहता है कि जिस तारीख को सौदा होगा उसी दिन किसान को पेमेंट मिलना चाहिए। अगर किसी कारण से व्यापारी पेमेंट नहीं दे पा रहा है पूरी, तो उसको वो रसीद देनी पड़ेगी कि मैंने किसान से कितने का सौदा किया, और 3 दिन के अंदर अंदर उसको किसान का पूरा हिसाब चुकता करना होगा। ये कानूनी प्रावधान है। विवाद की स्थिति में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह कही गई है कि किसानों को कम खर्चे वाले साधन से किस तरह से जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसका पूरा प्रावधान किया गया है। जो कानून आज भारत में कमर्शियल ट्रांजैक्शन में इंडस्ट्री के लिए हैं, वही कानून हमने किसानों में लेके आए हैं ताकि किसानों का जो विवाद है उसका निपटारा लोकल स्तर पे हो जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई विवाद होता है तो किसान एसडीएम साहब के पास जा सकता है, जो भी उनके नजदीक एसडीएम है उनसे विवाद के बारे में बता सकता है। एसडीएम साहब एक बोर्ड का गठन कर सकते हैं जिसमें 30 दिन में बोर्ड को आपकी समस्याओं को समझ के दोनों पार्टियों को बुला के अपना निर्णय देना होगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने, आपको वकीलों के चक्कर नहीं काटने, आपको वस्तु स्थिति समझ के आपके फेवर में या जो भी स्थिति होगी उसके आधार पर फैसला दिया जाएगा। अगर कोई व्यापारी जानबूझ के किसानों को तंग करता है और मुद्दा एसडीएम साहब तक जाता है और अगर वो फैसला व्यापारी के खिलाफ आता है, उसमें 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के पनिशमेंट का प्रावधान, फाइन का प्रावधान किया गया है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो और व्यापारी भी जानबूझ के किसानों को तंग ना करें। ये आज वस्तु स्थिति है। और अगर मान लीजिए एसडीएम साहब की बात से आप सहमत नहीं हैं, तो आप हायर अप पे उनके जो अधिकारी हैं वहां तक भी जा सकते हैं। किसान साथियों, एक बात और, अक्सर लोगों को यह कहते सुना गया है कि आपने किसानों को कोर्ट में जाने से क्यों रोका। देखिए, इस देश में कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में आपको पता है, बहुत लंबी है, खर्चे होते हैं, वकील रखना पड़ता है और पता नहीं फैसला कब आए। हम चाहते थे किसान को तुरंत न्याय मिले। कृषक उपज व्यापार कानून भारत के किसानों की जरूरतों को देख के बनाया गया है। जिस तरह से किसानों को दिक्कतें आती हैं उनका समाधान कैसे हो, इसके लिए बनाया गया है। किसानों की समृद्धि के लिए बनाया गया है। मेरा निवेदन है आप सबसे कि इस कानून को समझें, इसके प्रावधानों को समझें और इसका लाभ उठाएं। लोगों के बहकावे में, किसी और के बहकावे में ना आए। बस यही मेरा निवेदन आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद। रहती आगे है, ये सबको दिखाया जाएगा सर नीचे पे। नेक्स्ट दूसरी ये ट्रेनिंग का पार्ट सोशल मीडिया ट्वीट करा रहे हैं राष्ट्रीय इसमें बड़ी बड़ी गांव में चर्चा चल रही है कि ऐसे होगा, वैसा होगा, जमीन जाएगी, वो होगा। इसके बारे में कुछ बताओ। नमस्कार, बैठो 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 बैठो। भैया, आप जो ये चर्चा करते रहते हो कि सरकार बिल लाई है, क्या बिल है, कैसे जमीन जा रही है या फसल का क्या हुआ है, तो हमसे भी करते रहते हो, आपसे भी चर्चा करते रहते हो कि हमारे साथ विजय जी आए हैं। ये विजय जी, जो भी समस्या है इनसे मालूम करो। आप लोगों ने सुना होगा भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। तो आपने जो नए कानून आए उसके बारे में चर्चा सुनी है, उसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मिली है, लेकिन पूरी क्लैरिटी नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आपके जितने सवालों के जवाब हमारे पास हैं वो हम आपको देंगे। कानून बहुत सिंपल है, किसानों के हित में है, बहुत अच्छा कानून भारत सरकार ने बनाया है और
पर्पस यही है, इसका पूरा जो आधार है कानून का यही है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान को जो बाजार की जरूरतें हैं उससे कैसे जोड़ा जाए और किसान की खुशहाली कैसे आए। ये जो किसानों का कॉन्ट्रैक्ट होगा इस पे कौन कौन साइन करेगा? देखिए, जो कानून बनाया है भारत सरकार ने, उस हिसाब से कोई भी इंसान, कोई भी जो कंपनी है, आम आदमी है, व्यापारी है, एक्सपोर्टर है, प्रोसेसर है, कोई भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी मनमर्जी के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस अगर दोनों पार्टियों को समझ आती हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये बुवाई से पहले होगा या बुवाई के बाद में होगा? देखिए, आपका जो सवाल है कि किसान कब कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, आप कोशिश ये करें कि हमेशा फसल लगाने से पहले साइन करें। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो व्यापारी आपके पास आता है उसके साथ बातचीत करें, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझें, उसकी जरूरत को समझें। जब समझ आ जाए, जब आप उसकी बात समझ जाएं, वो आपकी बात समझ जाए, तब आप एग्रीमेंट साइन करिए और कोशिश करें कि फसल लगाने से पहले, ताकि उसकी जरूरतें आपको पता रहें, आपको ये समझ आ जाए कि वो क्या चाहता है और उसको ये समझ आ जाए कि आप क्या दे सकते हैं। जब तसल्ली हो जाए तब ही आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मजबूरी नहीं। जो ये समझौता करेंगे इसके कागज कौन रखेगा? देखिए, कानून में ये लिखा गया है कि जो दो पार्टियां एग्रीमेंट साइन करती हैं, दोनों को उसके अपनी अपनी कॉपी रखनी चाहिए। ठीक है। कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि एक राज्य सरकारें इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाएंगी। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप उसकी फोटो, उसकी कॉपी करके आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको अपलोड कर सकते हैं, ताकि कल कभी किसी बात को लेके उसकी जरूरत पड़े, कोई विवाद हो, कोई और समस्या आए, तो सरकार या अधिकारी वहां से उस कॉन्ट्रैक्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने क्या साइन किया था, क्या प्रावधान थे, ताकि विवाद की समस्या जब भी आए तो वो आसानी से निपट जाए। जो हम समझौता कर रहे हैं इसकी शर्तें क्या होंगी और कौन तय करेगा? जो कानून की जो हम प्रावधान है वो ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये दो पार्टियां मिलकर तय करेंगी। जैसे आप किसान हैं और एक व्यापारी है जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, दोनों आप लोग आपस में चर्चा करके टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करेंगे। कोई किसी को इम्पोज नहीं कर सकता, कोई किसी पे दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है। जब आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझ आ जाए, जब आपको लगता है हाँ अब बातचीत से बात समझ में आ गई है, तब उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आप कागज पे लिख लीजिए, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार होगा। ठीक है। उसी बेस पे आप उसको साइन करेंगे और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो दोनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। ये सौदा है, ऊपर का खर्चा है, बीज है, खाद है, ये कौन देगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जो क्या कई बार जो व्यापारी हैं या कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से कहती हैं हमारे को खास तरह की फसल उगानी है, उसका बीज आपको शायद बाजार में नहीं मिलेगा, मैं उसका जो खास बीज है वो आपको दूंगा, या कोई खास तकनीक की मैं बात आपसे कर रहा हूं, ग्रीन हाउस की क्रॉप है या किसी और तरह की है या ऑर्गेनिक की क्रॉप है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और जो आपको उसमें जानकारी चाहिए, जो वैज्ञानिक सपोर्ट चाहिए, किसी तरह का खाद बीज चाहिए, वो मैं आपको दूंगा, ताकि आप मेरे हिसाब से उगाएं। और ये मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिख दूंगा कि ये चीज इतने रुपए की, इतने मूल्य की मैं आपको दे रहा हूं, और उस हिसाब से आप मुझे चीज का पैदावार करके देंगे ताकि जो मैं व्यापार कर सकूं। तो ये जो सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज, बीज देना, खाद देना या और कोई खास तरह का इनपुट देना, ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगी और उसमें लिखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज दी गई और उसकी कीमत क्या थी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कितने दिनों का होगा? जो आपका सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का होगा, कानून के हिसाब से कम एक फसल का। ठीक है। आप इस कानून के कॉन्ट्रैक्ट को आप 5 साल तक ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं, जैसे फल वाली फसलें हैं, जैसे आम की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आम की फसल आएगी 3-4 साल बाद, लेकिन वो चलेगी 15, 20, 30 साल तक। अगर आप चाहें और किसान चाहे तो दोनों पार्टियां मिलकर लंबे समय तक की फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यह निर्भर करेगा दोनों पार्टियों के ऊपर। ठीक है। जो समझौता होगा जमीन का होगा या फसल का होगा? इस कानून में जो किसान की सबसे बड़ी चिंता होती है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर रहा हूं, मेरी जमीन का क्या होगा। कानून में बहुत साफ लिखा है कि जमीन का मालिकाना हक हमेशा किसान का रहेगा, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जमीन का नहीं कर रहे। ठीक है। ना वो जमीन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है,
और अगर कभी कोई किसी तरह का विवाद होता है और वसूली की बात आती है, तब भी आपकी जमीन को कोई नहीं छू सकता। बहुत क्लियर इस कानून में लिखा हुआ है कि किसान की जमीन को कोई नहीं छू सकता। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। एक कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, इसमें जो कीमत रखी जाएगी, इसे कौन रखेगा? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अल्टीमेटली जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें जो कीमत है, फसल की दाम कौन लगाएगा? तो इसमें दो तरह के प्रावधान हैं। एक तो ये है कि जब आप किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्यापारी और किसान मिलकर ये तय करें कि फसल का दाम क्या होगा। आपके पास अपना अनुभव है, व्यापारी के पास अपना अनुभव है। अनुभव के आधार पर आप कह सकते हैं कि नहीं, ये दाम कम है, आप ज्यादा लें। और अगर व्यापारी कहता है कि नहीं, मैं आपको अगर आप खास चीज मेरे लिए बना के देते हो तो मैं आपको और भी ज्यादा दाम दे सकता हूं। तो पहली बात तो यह है कि दोनों व्यापारी और किसान मिलकर यह तय करेंगे कि फसल का दाम क्या होगा। अगर मान लीजिए बाजार में एक ऐसी स्थिति आती है कि जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसी फसल में, उस समय प्रावधान यह भी किया गया है कानून में कि व्यापारी और किसान ये तय कर सकते हैं कि अगर मुनाफा जो मैंने सोचा था अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो उसमें किसान की भागीदारी की जाए, ताकि किसान को हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं अगर जिस व्यापारी के साथ काम कर रहा हूं, अगर उसको मुनाफा होता है तो वो मुझे भी थोड़ा मुनाफा देगा, तो किसान को और फायदा हुआ। और व्यापारी और वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों का फायदा होगा। तो आपस में ही आप लोग तय करेंगे कि फसल का दाम क्या होगा। एक और जो किसान भाई कर सकते हैं कि आपके आसपास जो मंडी है, एपीएमसी जिसको हम बोलते हैं, मंडी समिति, वहां जो दाम चल रहा है आप उसको भी रेफरेंस ले सकते हैं कि जो भी मंडी समिति का रेट चल रहा होगा, मैं उस पे आपसे 2%, 5%, 15%, 50% जो भी ज्यादा हो सकता है, वापस आप आपस में समझौता कर सकते हैं कि हम एपीएमसी के रेट को तो आधार बना लेंगे, उसके ऊपर आपको मुझे इतना देना पड़ेगा। तो ये दोबारा वही बात आती है कि आप और व्यापारी मिलकर तय करेंगे कि रेट क्या होगा। एपीएमसी आपका रेफरेंस प्राइस हो सकता है, एपीएमसी को आप मार्गदर्शक मान सकते हैं कि किस तरह से प्राइस तय किया जाएगा। ये जो फसल तैयार होगा, इसे लेने कौन आएगा? हम लेके जाएंगे या कोई और आएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि फसल तैयार हो गई, कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो गया, अब इस माल का मैं क्या करूं, कौन लेके जाएगा? दो सुविधाएं इसमें कानून में दी गई हैं। एक तो किसान के खेत से जो व्यापारी है वो कहेगा मैं आपके खेत से उठा लेता हूं। दूसरा वो ये कह सकता है किसान को कि आप मेरे गोडाउन तक पहुंचा दीजिए और जो भाड़ा लगेगा मैं आपको दे दूंगा। तो और ये नहीं हो सकता कि आपने फसल काट दी और व्यापारी आ नहीं रहा। उसका एक टाइम फ्रेम दिया गया है कानून में कि इतने समय के अंदर अंदर आपको फसल उठानी होगी, क्योंकि अगर कटने के बाद अगर फसल खराब हो जाती है तो किसान का नुकसान है। तो किसान के हित को बचाने के लिए कानून में बहुत साफ लिखा गया है कि ये व्यापारी की जिम्मेवारी होगी कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की फसल तैयार होती है तो वो फसल उठवाने का इंतजाम करे। और अगर किसी कारण से वो नहीं करता है तो किसान को भी अधिकार है कि वो फसल कहीं और बेच दे और अपना जो उसका मुनाफा है या जो भी उससे आमदनी होती है वो किसान की, फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला जो व्यापारी है वो दखलंदाजी नहीं कर सकता क्योंकि उसने टाइम पे फसल नहीं उठाई। जो मेरी फसल है उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा और कहाँ होगी? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया है वो क्वालिटी को लेके वो व्यापारी ने किया है, तो क्वालिटी चेक करने का अधिकार व्यापारी को है। और जो एग्रीमेंट में आपने लिखा है कि किस क्वालिटी का माल चाहिए उस आधार पे ही चेक करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए व्यापारी आपको कहता है कि मैं क्वालिटी चेक करने नहीं आ रहा हूं, आप माल भिजवा दीजिए, तो वो व्यापारी अपने रिस्क पे आपको ये कह रहा है। अगर आपने माल भिजवा दिया और बाद में अगर व्यापारी ये कहता है कि नहीं क्वालिटी ठीक नहीं थी क्वालिटी, तो दिक्कत आपकी नहीं है, व्यापारी की जिम्मेवारी है। क्योंकि आपके कानून के हिसाब से व्यापारी को ये अधिकार है कि सामान लेने से पहले, माल लेने से पहले क्वालिटी चेक करे। अगर वो चेक नहीं करता है और कहता है भिजवा दीजिए, तो ये उसका रिस्क है, आपका नहीं है। तो क्वालिटी की जिम्मेवारी व्यापारी की, आपको वही देना है जो व्यापारी ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया। जो हिसाब करवा रहे हैं, ये समझौता करवा रहे हैं, ये पैसा हमें कब मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल आपका है। अल्टीमेटली हम यही कहते हैं कि किसान को पैसा कब मिलेगा। ये कहा जाता है कि जब आप, कानून ये कहता है कि जो आपने प्रोडक्शन किया, जो आपने माल तैयार किया, व्यापारी उसको तुरंत पैसा दे और अपना माल उठवाए। अगर वो कहता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो कम से कम उसकी रसीद दे कि मैंने आपसे इतना माल लिया, इसका पैसा इतना बनता है, और 3 दिन के अंदर अंदर आपको वो पैसा देगा, ये कानून बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो माल भी ले जाए, रसीद भी ले जाए
लिख के भी ना दे और माल भी चला जाए, ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है। कानून बहुत क्लियर कहता है माल उठाने से पहले पैसा दीजिए, अगर उस समय आपके पास पैसा नहीं है रसीद दीजिए और 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका हिसाब बनता है वो किसान का चुकाइए। ये कानून बहुत साफ तरीके से किसानों के हित की रक्षा करता है। जो हमारा समझौता होगा उसमें राज्य सरकार दखलंदाजी तो नहीं देगी कोई, या अन्य कोई? जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आप और व्यापारी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अब व्यापारी को भी शायद ये टेंशन हो सकता है कि मैं इतना प्रोडक्शन करवा रहा हूं एक्सपोर्ट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए 5,000 टन 2,000 टन, तो क्या होगा? क्या राज्य सरकार उस पर कोई प्रतिबंध लगा सकती है? या कोई तीसरा आदमी आपको कह सकता है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया, व्यापारी के साथ आप साइन नहीं कर सकते? इस तरह की भी गलतफहमियां लोगों में है। कानून के हिसाब से बहुत क्लियर ये कहा गया है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून, जो भारत सरकार का नया कानून आया है, इसके तहत अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, इस पे राज्य सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट दखलंदाजी नहीं कर सकता। जैसे एक कानून है भंडारण व्यवस्था को लेकर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, क्या आप उसके अंदर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? आप उस पर भी नहीं लगा सकते। मतलब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो कानून है वो उस सामान पे या उस फसल पे नहीं लगेगा जो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से पैदा करवाई गई है। तो आप निश्चित होके, अगर आपको रेट अच्छा मिलता है, व्यापारी आपकी अच्छी फसल के दाम देने को तैयार है, आपको तसल्ली है, आप कॉन्ट्रैक्ट करिए और अपनी फसल का सही दाम लीजिए। आपको किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, कोई दखलंदाजी नहीं होगी। अगर किसी बात के ऊपर उससे विवाद हो गया तो उसका कैसे निपटारा होगा? देखिए, आज हम समझौता कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा हो ही जाता है कि मान लीजिए किसी बात को लेके वाद विवाद हो गया, अब क्या किया? तो कानून में ये कहा गया है कि अगर, पहली बात तो हर आदमी कहता है कि अच्छे व्यापार में लोग विवाद में नहीं पड़ते हैं, अगर कभी कोई विवाद हो गया तो एक बहुत अच्छी बात इस कानून में ये कही गई है कि पहले क्या होता था, जब भी विवाद होता था हम कोर्ट चले जाते थे। अब कोर्ट में पता नहीं कब फैसला आएगा, वकीलों के खर्चे, कोर्ट के खर्चे, अदालतें कहाँ हैं पता नहीं, डेट कब आएगी पता नहीं। लेकिन किसान की तो फसल अभी आई, व्यापारी को और किसान को आज काम करना है। तो इसमें प्रावधान ये है कि आप किसी भी मीडिएशन के माध्यम से, जो कि लीगल सिस्टम है, जो मान्यता प्राप्त सिस्टम है, आप अपने सरपंच के पास, एसडीएम साहब हैं उनके पास जाइए, वो किसी अधिकारी को या किसी सम्मानित व्यक्ति को कहेंगे कि भाई इनका झगड़ा जरा निपटा दो। वो आपस में बैठेंगे, पूछेंगे आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे किसकी गलती है और उसको कहेंगे देखिए ये आपकी जिम्मेवारी थी, आप इसको पूरा करिए। अगर वो व्यक्ति पूरा कर देता है, विवाद खत्म। अगर वो पूरा नहीं करता है तो वो जो बात है वो एसडीएम साहब तक जाएगी कि सर इनका विवाद है, सुलझ नहीं रहा, आप बताइए कुछ रास्ता। 30 दिन के अंदर एसडीएम साहब को आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के ये बताना पड़ेगा गलती किसकी है और किसको क्या कार्रवाई करनी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने हैं। कई लोग कहते हैं साहब कोर्ट क्यों नहीं जा सकते, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि कोर्ट में कितना लोड है, कितने समय बाद, कितने खर्चे के बाद समाधान आता है। लेकिन हम छोटे किसान हैं, हमारी विवाद कितने का होगा? 1 टन का, 2 टन का, 5,000 का, 15,000 का, 20,000 का, इससे कोई करोड़ों में तो हम विवाद कर नहीं रहे। लेकिन 20,000 रुपए के लिए अगर मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और पता नहीं वकीलों के कितने खर्चे होंगे, तो बेहतर है ना हम आपस में निपटाएं। तो ये प्रावधान इस कानून में किया गया है कि हम सबसे पहले आपसी विचार विमर्श से उसको निपटाएंगे। अगर हम आपसी विचार विमर्श से कानून नहीं निपटता तो हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे, एसडीएम साहब से नहीं निपटता तो उनके जो बड़े अधिकारी हैं वहां जाएंगे। लेकिन 30 दिन के अंदर इस कानून के हिसाब से आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए, ताकि किसान भी खुश रहे और व्यापारी भी खुश रहे और अगली फसल में आप दोबारा मिलकर काम करें, तभी तो फायदा है। तो इसलिए ये कानून में बहुत साफ लिखा गया है कि जल्दी न्याय और कम खर्चे पे न्याय किसान को कैसे। अभी जितने आप लोगों ने सवाल पूछे मैंने उसका जवाब दिया, उम्मीद है आपके कुछ और भी सवाल होंगे। मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि संसद ने ये कानून पास किया है, ये सबके पास है, आप इंटरनेट से ले सकते हैं, किसी भी अधिकारी से ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप एक बार कानून को पढ़ें, क्योंकि हर तरह के लोग हैं समाज में। कोई आपको बहकाएगा, कोई बोलेगा कानून में ऐसे लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ है, आपको डराएगा, आपको मिसगाइड करेगा, आपको बहकाने की कोशिश करेगा। कृपया उनके बहकावे में ना आए, कानून को खुद पढ़ें। बहुत सिंपल कानून है, छोटा सा कानून है। अगर किसी कारण से हमारा कोई किसान भाई या किसान बहनें नहीं पढ़ पाती हैं
तो स्कूल के मास्टर के पास ले जाइए। आपके गांव में जो पढ़ना जानता है उसको बताइए कि हमें बड़ा पढ़ के समझा दो, बता दो। लेकिन कोशिश ये करिए कि खुद पढ़ने की, ताकि आपको सच्चाई पता लगे कि जो सरकार ने कानून बनाया है वो आपके लिए कितना फायदेमंद है। और अगर आप खुद जानकारी नहीं रखेंगे तो कोई भी आदमी आपको बहका सकता है, गलत रास्ता दिखा सकता है। तो मेरा निवेदन है इस देश के सभी किसान भाइयों से, आप लोगों से, कि जानकारी को खुद जानने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, ताकि कोई आपको बहका ना सके, गलत रास्ता ना दिखा सके। और जो कानून है वो आपके भले के लिए है, तो मुझे लगता है इससे आपका फायदा होगा। आप लोगों ने बुलाया, मेरे को टाइम दिया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और फिर कभी मुलाकात होगी, किसी चीज की जरूरत हो, समझने की जरूरत हो, मैं अवेलेबल हूं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी आपने हमारे किसान भाइयों के साथ एक परिचर्चा सुनी, जिसमें बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए भारत के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून है उसके संदर्भ में। उनमें से कुछ खास बातों की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, ताकि आपको इस कानून के फायदे समझ में आए और आप उसका लाभ उठा सकें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल के लिए किया गया है। इसमें कहीं पे भी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जमीन का मालिकाना हक हमेशा किसान का ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के हिसाब से जो किसान भाई किराए की जमीन पे खेती कर रहे हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उस पे यह निश्चित करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के हिसाब से कोई भी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, चाहे वो एक्सपोर्टर है, प्रोसेसर है, वेयरहाउस वाला है या कंज्यूमर है। कोई भी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है। किसान कम से कम एक फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए। और अगर कोई ऐसी फसल है, जैसे पेड़ों की फसलें होती हैं जो लंबे समय तक होती हैं, ये किसान की मर्जी पे ही निर्भर करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है या नहीं। किसान का पेमेंट किसान को माल उठाने से पहले देना होगा। अगर किसी कारण से व्यापारी उसी समय पेमेंट नहीं करता है तो उसको रसीद देनी होगी और ये लिखना होगा कि कितना पेमेंट बाकी है, और 3 दिन के अंदर पेमेंट का भुगतान करना होगा। कानून के हिसाब से एग्रीमेंट की कॉपी किसान और व्यापारी दोनों के पास रहेगी, और साथ ही राज्य सरकार एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का प्रावधान करेंगे, जिसमें जो भी किसान कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा वो उसमें रखी जाएगी, ताकि अगर कभी विवाद हो तो उस कॉपी को वहां से डाउनलोड करके उस बेस पे विवाद का निपटारा किया जा सकता है। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर किसी कारण से फसल का नुकसान होता है, डैमेज होती है, तो किसान उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कानून में इस बात के लिए कहा गया है कि व्यापारी अपनी फसल का इंश्योरेंस करा सकते हैं, ताकि किसान पे इसका बोझ ना पड़े। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के हिसाब से किसानों को यह सुविधा दी गई है कि अगर कोई विवाद होता है तो एसडीएम ऑफिस चले जाएं। एसडीएम साहब किसी भी समझदार आदमी को कहेंगे कि आप इनके विवाद को निपटाइए, 30 दिन में आप बताइए क्या स्थिति है। अगर कोई व्यापारी किसानों को तंग करते हुए पाया गया या किसान को जबरदस्ती परेशान कर रहा है, तो एसडीएम साहब उस व्यापारी पे 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया 30 दिन में पूरी होगी। किसानों को कोर्ट के धक्के खाने से, वकीलों के पीछे चक्कर काटने से बचाने के लिए इस प्रावधान को रखा गया है, ताकि न्याय तुरंत, जल्दी और सस्ते में मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके फायदे के लिए है। इसके प्रावधान हमारे किसान भाइयों की जरूरतों को देख के बनाए गए हैं। आप इस कानून को समझें, उसका फायदा उठाएं, लोगों के बहकावे में ना आए, इनके प्रावधानों को समझें और उससे लाभ उठाएं। कॉन्ट्रैक्ट अगर समझ में आए तभी साइन करें, वरना ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सभी लोगों ने ये सभी 4 फिल्में देखी। इनमें से 2 फिल्में प्रोमोशनल फिल्म्स हैं और 2 एजुकेशनल फिल्म्स हैं। इन्हीं फिल्मों का उपयोग होगा जब आप आगे किसान भाइयों को आगे उनकी जागरूकता करेंगे और व्यापक प्रचार प्रसार इन कानूनों का उसमें करेंगे। मैं आग्रह करना चाहती हूँ श्री रूपाला जी को कि वो अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। लोग आ जाए, लोग सब आ जाए। श्री रूपाला जी, प्रधानमंत्री श्री रूपाला जी को मैं आग्रह करना चाहती हूँ।
कनेक्टेड राम राम ये तस्वीर शायद इनके कनेक्शन में कुछ थोड़ी विलम्ब है। माइक खोला हुआ कुछ तकनीकी कुछ दिक्कत आ रही है, बोलो सर। आवाज उसको जब तक हम ठीक करते हैं मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आप वीडियो भी नहीं आ रहा है, वीडियो भी नहीं आ रहा है और तकनीकी दिक्कत है, आवाज भी नहीं आ रही। उसमें दिक्कत आ रही और श्री रूपाला जी के उद्बोधन में थोड़ा विलम्ब होगा, उसकी तकनीकी दिक्कत जब तक दूर किया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगी केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी से कि वो अपने शब्दों से हमें अनुरोध करें। आज इस मास्टर ट्रेनिंग के विषय पर आज ये माननीय तोमर साहब ने जो फिल्म का विमोचन किया, जो पूरे देश भर के अंदर आने वाले समय में प्रसारित की जाएगी और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इस बैठक में हमारे बीच में विराजमान हमारे भारत सरकार में राज्य मंत्री माननीय पुरुषोत्तम जी रूपाला जी और संजय जी और सभी हमारे अधिकारीगण, आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो इस पूरे देश भर में लगभग 900 से अधिक ट्रेनर इसमें जुड़े हुए हैं। और जैसा कि पूर्व में हमारे मंत्री मोदी जी माननीय तोमर साहब ने पूरी विस्तृत विषय रखा था और जिसमें कानून के बारे में और आने वाले समय के अंदर हम इन कानूनों की गांव-गांव में जाकर और वहां पर इस विषय की पूरी जानकारी दें और किसान को इससे लाभ हो, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम रखा गया, जिसकी कृषि विज्ञान केंद्र के सभी साइंटिस्ट और अधिकारियों के साथ भी 3 दिन पहले बैठक हुई थी और उसमें भी विस्तृत विषय रखा था। और इसमें जितने भी जुड़े हुए हैं, चाहे मैंने जो आत्मा के हैं, नाबार्ड के अधिकारी हैं, सीड के भी हैं, तो जितने भी सब जुड़े, जिनकी अलग अलग जिम्मेवारी जिस तरह से दी गई है, तो उसको निश्चित रूप से हम निर्वहन करेंगे। और इस फिल्म के माध्यम से हम आने वाले टाइम के अंदर किसानों को जो 2022 तक इनकम डबल करना है, किसानों की इनकम को बढ़ाना है, ये भी इसका मुख्य हिस्सा भी रहेगा। और साथ ही किसानों के लिए ये जो फिल्म और जो ट्रेनिंग है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि प्रसार प्रचार हम पूरा सब जगह करें। हमारे इसमें पोस्टर का भी की व्यवस्था भी है और पैम्पलेट से भी हम जानकारी देंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हमें इसको किसानों को जिस तरह से इस पिक्चर फिल्म के अंदर बहुत सरल भाषा के अंदर जिस तरह से समझाया गया है, वैसे ही सेमिनार हम या गांव के अंदर किसान के खेत के अंदर जाकर हम उनको एक एक विषय को क्लियर करने के लिए हमें करना चाहिए और सरल भाषा के अंदर हो, वहां की लोकल भाषा के अंदर हम ज्यादा समझाएंगे तो बेटर रहेगा। तो निश्चित रूप से मैं आपको यही कहूंगा कि हम इस जो ये कार्यक्रम इस आने वाले टाइम के अंदर जो 1 महीना लगातार इसको हमें एक अभियान के रूप में हमने इसको लिया है, तो सभी अपनी जिम्मेवारी को निश्चित रूप से पूरा करेंगे और हम सब मिलकर इस जो ये ट्रेनर है, इनके ऊपर बहुत बड़ी ये एक जिम्मेवारी है कि हम किस तरह से प्रत्येक किसान को आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी हमें जानकारी देनी है और 10,000 जो एफपीओ बनेंगे वो सब एक दूसरे के साथ में, ये तीनों जो बिल है, ये तीनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तीनों का एक साथ लिंकअप है। तो हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज और ये बिलों की जानकारी और ये सारे एक साथ क्लब करके और पूरी जानकारी हम देंगे तो किसान को अवश्य इसका लाभ मिलेगा। और किसान के लिए ये बिल जो बना है, तो इसकी किसान को वास्तविकता की जानकारी हो, क्योंकि देश भर में कुछ ऐसे जो संगठन है जो किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।
और किसानों को ऐसे गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। कुछ पर कह रहे खरीद जो होती है वो खरीद बंद कर देंगे या खरीद आगे नहीं होगी। ऐसे कई विषयों के ऊपर किसान को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और अन्य अन्य विषय पर जो अपने सामने आएंगे तो उनका हमें एकदम सरल भाषा में और कहीं पर भी आवेश में नहीं आकर हमें एकदम आराम से उनको इस तरह से समझाना है, किसी से न एकदम सरल भाषा के अंदर, और उनको समझाकर हमें इन बिलों की जानकारी देके और किसान को आने वाले टाइम के अंदर कृषि के क्षेत्र के अंदर हम जो एक आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं और इस युग के अंदर हम सब, मैं तो ये कहता हूं कि जो एक परिवर्तन का दौर है, किसानों को आजादी मिली है और उस समय में हम सबको काम करने का अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम सब किसानों के लिए, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन तीनों बिलों की और आत्मनिर्भर का पैकेज है उसकी और एफपीओ के बारे में वहां पर जाकर विस्तृत जानकारी देंगे। और अभी पुरुषोत्तम जी रूपाला जी का भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा और उसके बाद में जो भी कोई विषय होगा तो उसके ऊपर चर्चा होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। केंद्रीय राज्य मंत्री जी, मैं आग्रह करना चाहती हूँ केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी से कि वो अपने उद्बोधन से हमें ब्रीफ करें। इसको कह रहे हैं वो डांस भी बनवा देता हूँ सर। खेल कर्ज में पैसा देखे सर, उस गावा गाएंगे। ठीक है, राजस्थान का सर दे देंगे, पंजाब का तो रूपाला माननीय रूपाला जी, माननीय पुरुषोत्तम जी रूपाला जी, सर 2 मिनट रुक जाता है। अभी तो थे। अभी क्या है अभी करना क्या था? हाँ सर आ गई आवाज सर। राम राम सर, आवाज आ गई सर। राम राम सर, आवाज आ गई सर आपके सर। आगे जुड़ आपके गए। आशीर्वाद के लिए सर सारे अधिकारी हैं सर मास्टर ट्रेनिंग में सर। आपके सर आशीर्वाद मिल जाए, आपकी सर उद्बोधन मिल जाए सर, मार्गदर्शन मिल जाए। जी जी जी, राम सम्माननीय तोमर साहब, हमारे कैलाश जी, संजय जी, विवेक जी और भी सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, ये एक मुझे लग रहा है कि पहली बार भारत के कृषि विभाग में इतने बड़े पैमाने पे आउटरीच का प्रोग्राम लिया गया है। इसके लिए मैं हमारे सचिव श्री संजय जी को और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत एक अच्छा कार्यक्रम लिया है। मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है, आपके जो कार्यक्रम लिया है वो आपकी धारणा से भी ज्यादा सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। एक चीज ही मैं जोड़ना चाहता हूं, मैंने फिल्म वीडियो देखे, ये बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही, समझो कि कुछ कहना ही ना पड़े। वो फिल्म जो यदि किसान देख ले तो वो अपने आप में समझ जाएंगे। ऐसे सवाल जवाब और अपने निदर्शन इसमें किया है। एक बात ये अपने जो ट्रेनर के रूप में जो लोग जा रहे हैं, उनके मन में एक चीज मैं डालना चाहता हूं कि वो 2 मिनट
ऐसे मुद्दे डालें कि वो सिर्फ हम विधेयक के लिए ही नहीं जा रहे हैं नीचे। नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं तब से लेकर आज तक कृषि क्षेत्र को जो उन्होंने अहमियत दी है, जो महत्वपूर्ण बिंदु के निर्णय हुए हैं, जैसे कि एमएसपी, आज 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की अपने विभाग की रीच हो गई, पीएम किसान की, ये कोई छोटी उपलब्धियां नहीं है। ये कुछ जो 2-5 बिंदु हो, एमएसपी का डिसीजन हो, 50% मुनाफे वाला, जो स्वामीनाथन जी की सिफारिश को मान्यता देना, फिर ये लॉकडाउन के समय में कृषि क्षेत्र को सारी परमिशनें देना, फिर ये अपना 8 करोड़ से 15 करोड़ तक हम क्रेडिट में चले गए। भारत के किसानों के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। तो ये 2, 4, 5 बिंदु, क्रेडिट का हो, एमएसपी का हो, ये यूरिया का हो, ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी को जो हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और खरीदी में जो भारत सरकार रुचि लेकर खरीदी कर रही है, इन चीजों को भी इन विधेयकों की बात, नए विधेयकों में किसानों को बेनिफिट देने का, कानूनी मदद करने का ये एक माइलस्टोन होगा, ऐसा कह के बात को प्रस्तुत करेंगे। ऐसा मेरा एक संशोधन या विनम्र अनुरोध है आप सबके। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्साहवर्धन के लिए मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारी सारी टीम की तरफ से। आपने बहुत ही उत्साहवर्धक शब्द हमें बताए हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके बताए हुए मार्ग पर आगे चलकर हमारे सभी मास्टर ट्रेनर्स किसान भाइयों तक पहुंचकर उन्हें बहुत ही शुभ संदेश और सही संदेश पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय श्री संजय अग्रवाल जी से कि 2 शब्द कहकर हमारी सारी टीम का उत्साहवर्धन करें। हर बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है। मास्टर ट्रेनर इस पूरे आउटरीच की फाउंडेशन है। आपके माध्यम से जनपद स्तर के ट्रेनर्स को ट्रेन करना और उनके माध्यम से ग्राम तक, किसान तक पहुंचना। सहकारी समिति के मास्टर ट्रेनर्स हैं, मिल्क सोसाइटीज के मास्टर ट्रेनर्स हैं, एफपीओस के मास्टर ट्रेनर्स हैं, आत्मा के मास्टर ट्रेनर्स हैं, हर डिफरेंट ग्राम प्रधान के मास्टर ट्रेनर्स हैं। और हम लोग एक केवी के अलग कार्यक्रम चल रहा है। मेरा अभी तो पूरे प्रस्तुत मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, ये कानून अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा कानून है, किसान के हित में है, देश के हित में है। ये पूरा विश्वास लेके चलें। जो मास्टर ट्रेनर होगा अगर दिल में मान के चलता है, पूरा विश्वास लेके चलता है, ये पूरी ग्रामीण क्षेत्र के परिदृश्य को बदलने वाला कानून है। ग्रामीण क्षेत्र के परिदृश्य का कानून सिर्फ किसान की आय को बदलना तो एक बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना, ग्रामीण क्षेत्र में निवेश के अवसर प्रदान करना, उसका कानून है। कृषि प्रधान देश में यदि कृषि उपज सारी गांव से निकल के शहर की मंडी में आ जाती है तो ग्राम में उसका वैल्यू एडिशन नहीं होगा, उससे चीजें नहीं बनेंगी। सरसों से तेल बनना, दाल से नमकीन बनना, प्रोडक्ट बनना, वो निवेश के अवसर वहां मिलेंगे क्योंकि वहां पे अब बिक्री हो सकती है। अब पूरे देश के 6 लाख से ऊपर गांव हर निवेश का अवसर हो गए। कहीं बाजरा अच्छा है तो बाजरे की यूनिट वहां पे स्थायी लग सकती है, बड़ी नहीं शहर पे जाने के रूप में। तो पूरा विश्वास लेके चलें। इसका 2 सिस्टम होगा। एक, आज पूरी आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको ईमेल बताया जाएगा। मन में कोई भी भ्रांति हो, आज या कल हो, उस ईमेल पे सवाल डालिए। और हम लोगों ने सिस्टम बनाया है, हर 10वें दिन पे वीडियो अपलोड किया जाएगा दोनों कानून के ऊपर। दोनों ज्वाइंट सेक्रेटरीज जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस हफ्ते, केवी के क्या है, आपके आए, एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड करेंगे। सारे मास्टर ट्रेनर को दिया जाएगा। ये सवाल आए थे, इसका जवाब ये सवाल आए थे, जवाब है। वो सारे प्रधानों को भी जाएगा, जिसको जैसे सरल भाषा आपने देखा था उसको देख सकें। फिर आपके सवाल आएंगे, हर हफ्ते या 10 दिन में एक वीडियो अपलोड किए जाएंगे, सारे क्वेश्चन, सारी चीज। और ये मान के चलिए, किसान ही प्रथम दृष्टि में था सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की। हर बिंदु, हर प्रावधान किसान की दृष्टि से बनाया गया है, ग्रामीण क्षेत्र की दृष्टि से बनाया गया है, देश की दृष्टि से बनाया गया है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने जा रहे हैं, योगदान करने वाले हैं।
जैसे माननीय राज्य मंत्री रूपाला जी ने कहा, माननीय कैलाश चौधरी जी ने कहा, ये आउटरीच का कार्यक्रम जो आज शुभारंभ हो रहा है, ऐसा आउटरीच का कार्यक्रम पूरे इतिहास में आज तक पास्ट में कभी नहीं हुआ, आगे कभी नहीं हो। कितने लोगों को जाना है, करोड़ों लोगों को जाना है, तो जाहिर है आप स्तंभ हो, आपको प्राउड होना चाहिए, आपकी प्राइड की बात है कि आप उसमें से सिलेक्ट हुए हैं, जिसकी आपकी क्षमता है, जिसको आप ले जाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहूंगा प्रेजेंट स्टार्ट हो जाए। वो बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री संजय अग्रवाल जी, सचिव भारत सरकार। आपके शब्दों से हमें एक मार्गदर्शन भी मिला है और बहुत ही उत्साहवर्धन हुआ है। अगले चरण में हम आग्रह करेंगे हमारे दो संयुक्त सचिव भारत सरकार से कि वो अपने अपने जो कानून पारित हुए हैं भारत सरकार से, उनके बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ श्री पी के स्वेन जी को, संयुक्त सचिव भारत सरकार, अपना प्रस्तुतिकरण कृपया करें। नमस्कार सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आईडी से बात करके, माननीय राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम जी रूपाला जी, 20 मिनट में आता हूँ। हेलो, माननीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, मैं सबको, जितने भी मास्टर ट्रेनर हैं, सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने सभी भारत के डिफरेंट प्रांतों से जुड़े हुए हैं, मैं इसको अंग्रेजी में बताऊंगा। मेरे जो पीपीटी है पूरा अंग्रेजी में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी के साथ, आराम से ये उसको करेंगे। एक हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हिस्ट्री जो लिखा गया है वो रिफॉर्म्स के जो हिस्ट्री आप अगर देखेंगे, 1935 इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब चालू हुआ, ये 60s में जब ये एपीएमसी मॉडल एक्ट हुआ, तो उसी के आधार पर सारे एपीएमसी एक्ट्स हुए हैं। तो होलसेल जो मार्केटिंग है, जो फार्मर प्रोड्यूस, जब फार्मर अपना प्रोड्यूस लेके आता है, प्रोड्यूस हार्वेस्ट करते हैं, जो होलसेल प्रोड्यूस बनता है होलसेल क्वांटिटी का, तो एपीएमसी के माध्यम से ये हुआ था। तो जितने भी रिफॉर्म्स मूवमेंट हमारे हुए हिस्टोरिकली, 2003 का एक वाटर सेट मॉडल एक्ट दिया गया था वाजपेयी गवर्नमेंट जी के टाइम पे, जिसमें ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया गया था कि वो लिबरलाइज करा जाए जो एपीएमसी एक्ट को, जिसमें ये आपके डायरेक्ट मार्केटिंग, प्राइवेट मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र हुआ था एपीएमसी एक्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मोड आया इसी टर्म में कि 2017 में जब ये मॉडल एपीएलएम एक्ट आया, जिसमें पूरा और लिबरलाइज किया गया एपीएमसी को। तो और इसी में उससे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को निकाल के फिर इसमें सिर्फ जो मार्केट के दायरे में है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नेचर एक अलग है, तो इसीलिए एपीएमसी से एक्ट से निकाल के, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो एपीएलएम मॉडल एपीएलएम एक्ट दिया गया था, जो स्टेट्स के साथ एंगेजमेंट के कारण काफी स्टेट्स इसको आगे ले चुके हैं। उसके साथ साथ फिर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 में दिए। तो अगर देखा जाए तो जो रिफॉर्म्स है उसका पेस जो है फास्टर होते गया। बीच में 2007 में एक मॉडल रूल्स भी दिया गया था। तो इसमें रिफॉर्म्स का पेस को आगे बढ़ाते हुए जो देश के जो एक्सपेक्टेशन है, जो फार्मिंग कम्युनिटी के एक्सपेक्टेशन, जो किसान भाइयों का एक्सपेक्टेशन है, उसको मैचिंग करते हुए अभी आया है एकदम पूरा गेम चेंजर है, जो एकदम मेटामॉर्फोसिस हुआ, जिसमें वो फार्मर को एक लिबरल मार्केट दिया गया है अप्रोच, जो एपीएमसी मार्केट के साथ साथ एक बाहर में एक एडिशनल ट्रेड चैनल क्रिएट किया गया है। एक एडिशनल ट्रेड चैनल, तो उसके लिए फार्मर के लिए, जो हमारे किसान भाइयों के लिए वो ऑप्शन बढ़ा है। तो अभी मैं थोड़ा सा अभी अंग्रेजी में बताऊंगा, सो इसलिए मैं इजाजत चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो हमारे ऑर्डिनेंस, आपने जैसे कि जानते होंगे, as you know, the ordinance came on 5th of June. That is a watershed day in the history of this market reforms, when actually the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance 2020 was notified in the Gazette with the approval of the Honorable President of India. So ये जो था, इसके बाद इसको हम we took it to the Parliament. Government took it to the Parliament, both houses. On 17th of September, it got debated and passed in the Lok Sabha, and thereafter it was in 20th of September, and then it got the presidential accent, and on 27th it was published in the Gazette of India, and both are the act
फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें 2 एक्ट है, आप जैसे कि जानते हैं, जिसके बारे में अभी विस्तृत में चर्चा हो चुका है, सारे वीडियो में भी आए हैं। ये दोनों जो एक्ट है वो 27 सितंबर को एक गेजेटिव नोटिफिकेशन हुआ है। तो ये जो दोनों है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। सेकेंड वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सेंट्रल एक्ट है, जिसमें वो जैसे कि वो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था 2018 का, वो स्टेट के दायरे में था, अब ये सेंट्रल एक्ट आया है। जबकि फर्स्ट वाला है फार्मर्स प्रोड्यूस, ये एक सेंट्रल एक्ट है जो ट्रेड चैनल के ये है। नेक्स्ट, if you have a look at it, if you look at it, this Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act, it provides a liberal trade facility to the farmers. It's a more options to the farmer for sale of farming produce, which means APMC exists, and there with the new creation of the trade channel, a new additional option comes to the farmer, so which increases competition because it has given a liberalized environment entirely. Whereas in the APMC Act, the farmers could only sell to the licensed trader, licensed buyer of the APMC system, which are limited in number. But now in this case, when the APMC licensed traders are there within the APMC, now you'll have a new set of trader for the trade channel. So you'll have, the farmers will have more trader options for his produce. That means a competition will be there, and it will promote in this particular act under the entry 33 of the concurrent list. It provides for this free interstate. It has given the freedom to this interstate and intrastate trade, both between the states and within the states, outside the APMC and DIM markets and DIN markets. And the second one also, this is creating a legal framework, that's a Farmers Empowerment and Protection Agreement, legal framework for farming agreement between farmer and the sponsors. That is the industry sponsors, like the processors, exporters, retailers, big retailers, and all this, about which Mr. Vivek Agarwal will, our Joint Secretary, will speak about in detail. Next. So I'll confine myself to Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, whose objective is to create an ecosystem where the farmers and traders enjoy freedom of choice and sell and purchase of farmers' produce at remunerative price. This, if you see the objective that we have given here, this is reflected in the philosophy of this act on the very first page. So if you go through that in the very first page, these are already enshrined in that act. So it will also provide a facilitative framework for electronic trading. So we are looking at, while liberalizing interstate trade, which means the farmer will now can get in the trade area, the additional traders from the interstate, that means other state traders can also buy from his farm gate, from the warehouses which are there outside the mandi, dim mandi. He can keep in the warehouse. That is the freedom. He can keep it. He did not have to sell it to the licensed buyer of the APMC. He can keep it in the warehouse, and he can sell it at a time of his choice, the place of his, to the trader of his choice. So that kind of freedom has now come. So a competitive freedom and competitive environmental ecosystem has now come. And to this, apart from this trade area, electronic trading and transaction platform will now grow on this. A facilitative framework has been provided. Next. So these are the landmark, and your question is that your mind must be, what's the legal competence, and whether we have encroached into the states, this thing which a lot of this time, a lot of noises are being made. If you have a look at it, if you look at our Constitution of India, the entry 42 of the list 1, that is Union list, as you know, 7th schedule of the Constitution of India provides for the Union list, state list, and the concurrent list. List 1 is a Union list, and list 2 is state list, and list 3 is concurrent list, as you know all. In list 1, that is the Union list, entry 42 clearly speaks about interstate trade in the domain of the Union. So definitely it is the domain of the Union. When it comes to the interstate trade, yes, there's the entry 26 in list 2, that it is within the state list, but it is subjected to entry 33 of the concurrent list. That means under this concurrent list, entry 33, this act has been provided because it involves intrastate trade, because intrastate trade is a basis also for the interstate trade. So definitely both are complementarity, and that is why entry 33 is under which both have been facilitated, intrastate trade and interstate trade. So that's very clearly, you can take it to the states, you can clarify to everybody and anybody on this, that is within the competence of the state, and we have not interfered into the state APMC Act very clearly, so they'll be there. So that means central government is fully competent to do it. Next.
Well, now the question is, what is the farmers produce? Because the name in the act is farmers produce, trade and commerce. So what is this farmers produce? Because you must be hearing about the scheduled agricultural produce under the state APMC Act. Now a new nomenclature has come, farmers produce. Both, I'll clarify, like in the entry 33, there is it has been already decided. I mean, the trade and commerce in foodstuff, cattle fodder, including oil cakes and other concentrates, raw cotton, whether gin and ungin, and cotton seeds and raw jute. This is very clearly defined in entry 33. Taking clue from that entry 33 in the concurrent list, it is confined to this entry 33 definition. So the foodstuff comes to cereal like wheat, rice, other porcelains, pulses, edible oilseeds, oils, vegetable, fruits, nuts, spices, sugarcane, and product of poultry, piggery, goatery, fishery, dairy, which is intended for human consumption. Its Supreme Court already has clarified this foodstuff definition in its famous case, so that is already there. We can discuss it out. So this is very clearly within that interpretation, and which is for human consumption. It is not only in the raw form, which is for the human consumptions or any form, but it is also in the processed form. That is, any processed item of this is also comes under this entire item, including then apart from foodstuff, you have the number 2 and number 3 that we have already provided for. So this is there. You may be finding it in the scheduled agricultural produce of the APMC Act. That means outside the APMC, even if these maybe they are in the scheduled agricultural produce, outside the APMC in the trade area, which is, I'll come and what is the trade area? There now the freedom of trade has been provided to the farmer, additional options. So these are the items in which it can be done. If it is not in scheduled agricultural produce of any state APMC Act, that means that is already free in the APMC, outside the APMC. So that means there is no problem. But if it is in the scheduled agricultural produce, so these are the items, if they are falling under that, that is freedom, that is the freedom of choice outside this. Next, please. So what is the trade area? Because you must be having trade area, because one is the market under entry 28 of the list 2 of State Act, where the APMC Act, mandis have been formed. Now, trade area under this particular act of the trade and commerce means in any area, locations, including places of production, collection, aggregation, farm gates, factory premise, warehouses, cold storages, silos, or any other structure. Excluding means, this is important, that means anything which is market or deemed market, such as the physical premises of APMC, yards, sub-yards, or even the licensed private market, which is licensed under the State APMC Act, or the any kind of your direct marketing centers, which are there, collection centers, which are licensed under the APMC Act, they are all taken out. So that means anything outside the licensed area of the APMC, or which are licensed under the APMC, including the market, if you take it out in the state, the rest of the geographic area is the trade area, which will be farm gate. This can be silos, this can be warehouse, this can be storages, this can be any factory premise, farm gate. That means that's a kind of ecosystem which has been where the freedom has been provided to farmer to sell outside the market and dim market under the APMC Act. So that is where that's where the farmers produce that I spoke about in the previous slide will be applicable. Next. So if you look at it, this trade area, what's the significance? Because, I'll give a small example. They famously, that Tamil Nadu banana farmer producer company in Theni, which has been able to, since this fruits and vegetable freedom of trade is there outside in Tamil Nadu, they formed this farmer produce company, and today the turnover is more than 5 crore basically, and they have established 5 primary processing centers in different districts, operating in 12 districts. So they have put up the 5 primary processing centers in different districts. And then, in fact, during the COVID lockdown, they could demonstrate their ability because they could demonstrate their ability where they could supply to 36,000 households the so-called combo kit of vegetable and banana. And they could really do a very good job and did a business worth of 1.25 crore. So that's it. When there is a freedom of choice outside the APMC, this kind of success stories will come across in that. Now, in the trade area, what's the trade? The trade which is there.
So the question is, who is the trader in the farmers produce in the trade area under this act? There's a trader having anybody who is having a valid PAN card with a valid PAN card number. That has to be seen very clearly. So it is not. So APMC has its licensed trader. That's a different set. Now in the trade area, those having this valid PAN number can also trade in the trade area. They can trade in the trade area. And then any farmer producer organizations or agricultural cooperative societies automatically qualify as a trader. They don't need a kind of PAN number. Next. The other provisions of the act are that, like the market fee, which you must have heard about in that educational video, the market fee or cess or anything, because both market fee and cess or levy under any state, they are not chargeable here in the trade area outside the APMC yards, surveyors, or any of these license points. So obviously no market inspector of the under the APMC Act can charge any kind of market fee in that trade area. That's the freedom. That means it's quite a bit of saving for the farmers in terms of marketing cost. As you know that within the market, when it enters, not only market fee, but in some states additional charges like rural development cess is there, and in addition to the commission charges are there, that makes up a huge amount. But that is in the trade area, that is a kind of huge savings in the cost. So the marketing cost comes down for the farmer, and if they are when they are able to sell from the farmer, even they are saving the cost of the transportation, logistics, and hassle of the logistics to connect it to the market. So that means that's a kind of things which is there. And we know the famous story of the Sri Swami Samarth APC Limited, which was created in 2016 in Maharashtra, Pune and Bombay, where they had 24 of these farmer weekly markets, and they are now connecting 4,500 farmers family. And they are selling on this 1% mandi fee and 6% commission charges, which are because the F&B was deregulated in APMC Act in Maharashtra. So they got a liberal market outside. So that's a precursor to this act, where we could demonstrate that yes, that's there. So, and the payment, as far as payment only, it has to be made within the same day. But if it is possible, if for some reason, then maximum up to 3 days. But there is a receipt provision, which in our rule, which is notified on 20th of June, already that receipt format has been provided, where everything of the trader will be mentioned, which the trader has to provide to the farmer. So that is a kind of proof we'll have to have, and this is there. So next, of course, central government is making a rule, and there is another thing. Let me tell you regarding the electronic trade and transaction platform, which is very, very important in the trade area. So there, the operator of the electronic trade and transaction platform will have a guideline, operational guideline, which will be in the regional language also for the understanding of the farmers, producers, which will provide for the fair code of trade practice. Fair, how trade will happen, what will be the payment modality, what will be the payment detail, and what will be the quality, assaying or logistics. All these details will be provided in that guideline. And this will be by anybody like any FPO or any agriculture agriculture cooperative societies or any companies or enterprise can bring it other than the individual. So that means we are going to have also promote this electronic trading platform, because as you know, ENAM today, which joins only confined to APMC mandis and joins the APMC mandi and the virtual market to form the national market, has 1.68 crore farmers today joined in this. And outside now the APMC, when this electronic platform comes, it will join it will either within the state or it can join the state to state to form that in the trade area kind of one nation, one market. So all the trade areas will be joined and can form that one nation, one market. So that means it's a win-win situation that the farmers are going to have in this act. Next. Yes, the dispute resolution already I'll just shortly touch upon. There is a dispute resolution board. When the farmer or the trader, there is a dispute between farmer and trader. That's I'm very clearly mentioning, not a trader and trader, but the farmer and the trader. Any of them can approach this the local subdivisional magistrate of the trade area where the trade has happened, and there the subdivisional magistrate will be forming the conciliation board with which will have also, apart from chairman, equal members up to 2 each from both sides who can sit mutually reconcile. So that's a kind of like it's a very quick reconciliation mutually, and I'm sure this trader will.
So reconciliation board. So that is also within 30 days. If any farmer is not satisfied, he can approach the sub-divisional magistrate, who will then arbitrate this within 30 days. And there are 3 provisions there with the sub-divisional magistrate. That is, he can order definitely recovery. The other is also a condition he can have. He can, apart from the recovery, he can also restrain the trader from the trade in that trade area in the farmers produce for a duration, and he can impose a penalty also. Penalty provision is there, so that is why definitely farmer, before going, getting in litigation with that farmer, he'll think twice. So we, definitely at the conciliation stage itself, if it comes, it will be definitely settled. Next. So the penalty is already in the video has been said. So it is from 25,000 to rupees 5 lakh, and if it is delayed, if it doesn't pay the trader, it is for the trader. If it doesn't pay, then by the due date, then it is definitely 5,000 per day. So definitely it's a huge burden on the trader. So it's a huge preventive thing. When it comes to the electronic trading and transaction platform, for any kind of violation, so there is this agriculture marketing advisor to Government of India, who is the head of the Directorate of Marketing and Inspection, or even a state government officer who can be nominated by the central government in consultation with the state government. They can see the contravention by this electronic trading and transaction platform, and there is a penalty very clearly in this, which is higher than the previous trader's penalty, that is 50,000 to 10 lakh rupees. And if it fails to pay by that due date, then 10,000 per day. So that means also contravention of any kind, because there is a guideline already. Electronic trade and transaction platform is coming out with a local lay. If any of the contravention is there, and if AMA comes to know about it, or if there is a state officer which is nominated by the central government with the with the consent of the state government, then they can arbitrate it, and then this penalty provision is there. Next. So the question, these have been already clarified. APMC will continue, and MSP will continue. So these are the myths and the clarity we are bringing. MSP is synonym to our Indian food security system, which world over has been praised. It has been continuing. It is continuing. It will continue. And already MSP procurement has already started. That is already on the ground. So this can be clarified to everybody and anybody on this. And APMC will continue. They'll have to make themselves efficient. In fact, I realized that many of the APMCs were charging very high fee now have started recalibrating themselves, reducing market fee. I have seen in Karnataka has recently done it. Now these Adatyas are also coming forward in Maharashtra, reducing their commission charges. So these are the kind of now APMCs that are trying to recalibrate themselves to be competitive. That means there will be competition, healthy competition between APMC and the trade channel. And farmers will be, it is the beneficiary is the farmers for this, very clearly. So it is a win-win situation. So that is what our secretary said. That is what our Honorable Minister Tomarji said. If you hear to this speech of Honorable Minister Narendra Singh Tomarji in Lok Sabha, that is a very clear indication as to what is this bill and how it is going to benefit very clearly. So I thank all of you, and I'm sure that you'll be able to take it forward, and any kind of queries or any doubts. So that is the next slide. There's a protection already. You carry the slides. Already there is a provision for the price information and market intelligence. We are already working. If you look at your Enam app, if you have downloaded Enam app, which is free in the Google App Store, you can download in your mobile, in both in Apple mobile, that is iOS platform, and Android platform. So there we have already started doing this market information, where we have brought in the AgMarkNet for the 3000 market information for 3000 market, and the Enam in the 1000 mandis, APMC mandis. We have now hybridized both, and in 100-kilometer radius you can see, because that is your interest of market, to see the market information. Within 100-kilometer radius, the market where Enam is being traded, you can see the Enam price of this commodities. You are now 175 commodities are being traded, and if you see the other the markets where there is no Enam within that 100-kilometer radius, you'll get the agriculture AgMarkNet prices. So already we have started doing, and we are replicating this mobile in our Enam to other mobile platforms, so that the farmers will have access to this wherever mobile platforms they are using. So they'll be freely able to see, because this is a powerful instrument in their hand, that using this, they can decide whether to go to APMC or to come to this trade area. So that's a choice. That's a freedom of liberty that they will enjoy. So they have a choice now.
So, and we are developing a market intelligence and forecasting system. We are working on this. It's a time taking, but it will be, that is very few countries have done, and India also will do it. So that's there. And regarding dispute resolution, as I've said, it's very simple, accessible, cost effective, and it's local. So that is, it's a kind of bit, I mean, it's definitely comfortable situation on that. And in fact, if there is anything, if the contingency arises, then definitely there is a provision of registration for the trader. And there is also a provision of electronic registration for the e-trading platform and transaction platform in future. So that's a safety valve we have. Ladies and gentlemen, those who have joined, so take it forward. Tell it to everybody, and everybody, village farmers and everybody. So they have a bright future in this. It's Atmanirbhar Bharat, Atmanirbhar Krishi, because it's a part of this Atmanirbhar Bharat that these two ordinances, along with the third ordinance, had come up in 5th of June. And then we had this Agriculture Infrastructure Fund, and then we had the Farmer Producer Scheme, FPO scheme, a formation of 10,000 FPOs. So farmers will have a bright future, and they'll come together from the FPOs, have the infrastructure in the farm gate, have a supply chain joining directly from the farm gate to the big companies. So it'll be equal partners both in the trade area. I mean, so the markets will automatically recalibrate themselves, make themselves APMs. So it's a win-win situation for farmer. Thank you very much. Thank you, all of you. Thank you, Mr. Swain, for that presentation. And I'll just take a few minutes to just encapsulate it in English, because this is a Pan-India Masters Training Program, and there have been requests from people who have been having a slight bit of difficulty in understanding the proceedings and deliberations in Hindi. So I'll just take a few minutes to just encapsulate this. This is a Masters Training Program which is being organized by the Ministry of Agriculture, Government of India. The master trainers who are being given the awareness about these two acts here are expected to further deliberate upon this and give further trainings to a group of people who will give trainings, and to farmers also. That schedule will be made available to each and every master trainer separately from the Ministry of Agriculture. Just to give a few brief about what all activities in the for publicizing these two acts have happened. There have been all sorts of social medias which have been employed for this. The Doordarshan, the television, and the All India radios, the newspaper advertisements. And this is the person-to-person contact program in which you are expected to hold the webinars, just similar like this one, in which we expect you to sensitize the group of farmers pan-India across the country so that they get the message about how the acts are and what are its benefits. There have been a few queries about it also, and to just satisfy all those queries, let me inform to everyone and all. The translation of the acts have already been made into all regional languages. To the films, educational films which were shown in this program today will also be translated into all regional languages. The other presentations and other material will also be translated into all regional languages. So you will be at the liberty to choose whichever medium of language you would like to hold your trainings into. Just for this, thank you for this brief. I will now request Sri Vivek Agarwal, Joint Secretary, Farmers Welfare, to give his presentation regarding the second act. Thank you, Alexander. So this is a presentation on the second act. This is called the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020. So you have to take it as a group of documents, as a set of documents on which you will be able to understand what these acts stand for. So the first is the act itself, which is available on the portal, that is the AgriCoop portal of Government of India. In this we have the copy of the act that is available and all the translations in all languages that is available. So you can have a Tamil translation, you can have a Telugu translation, you can have a Punjabi translation. So all the languages translation of the act is available, you can take that out. The second piece of document is the guidelines issued under this act.
And they are very important because they clarify the basic provisions of the Act. The third is the FAQ, the questions and answers that can be asked about various provisions of the Act. That is also available on the AgriCoop portal. And in a day or two, the copy of rules that are going to be notified again. There was a rules notified under the ordinance, and now new rules are being notified with minor changes after the Act has been passed by the Parliament. So that copy of rules will also be available. So these are the 4 sets of documents which all the master trainers should go through in detail. I will touch upon the major provisions of these documents today so that you have an idea which is the important provision in these documents. There is another 5th document that is also available on the portal. That is a model farming agreement. And this model farming agreement is available for bananas. We are also uploading other model farming agreements in a few days, but banana agreement is available. So that will also give you guidance to inform the farmers about model agreements, and you can help the industry as well as farmers to enter into agreements which are compliant to the Act. So I'll go through the provision of the Act first in this presentation, and then I'll touch about the other documents. So this Act talks about the farming produce. Farming produce is the same definition as it is for the farm produce under the first Act. It talks about the farming agreements. It talks about the provision of model agreements that Government of India can release. It talks about farm services. Farm services means services which include supply of fertilizer, supply of seed, supply of technology, knowledge, information. That is all included in services. This Act provides for a mention of quality and grade standards that can be included in the agreement. It talks about price predictability, because the basic theme of the Act is that it provides a price assurance to the farmer, so that farmer does not have to depend upon the market for fixation of his price. It also provides protection to farmers. So the basic objective of this Act is that farmers are empowered to such an extent that they can enter into agreements with larger players, which may be processors or which may be large wholesalers or exporters, on an equal footing, so that farmer is not left at a disadvantage. He is informed, he is statutorily protected, and he can enter into an agreement without fear of fraud from the large player. So that is a basic theme of this Act. All the transactions under this Act are exempted from any cess or mandi fees. They are also exempt from the provisions of Essential Commodities Act, and this Act provides for conciliation and dispute resolution mechanism. So these are the basic features of the Act. I'll go through them in detail one by one. Next. So this is an Act which provides a legal framework for agreements between farmers and sponsors. Farmer is anybody who tills the land or who hires labor to produce on a piece of farm. So in the definition of farmer, the dairy farmers are included, the fishery farmers are included, farmers who are working for poultry, they are included. So anybody who is producing using his land and his labor or the hired labor for any farming produce is included in the definition of farmer. And the farmer producer organizations are also included in the definition of farmer. On the other hand, there is a sponsor. Sponsor means the buyer. The buyer can be a wholesaler, he can be an exporter, he can be a trader, he can also be a large corporate player. So anybody who is a buyer is called a sponsor under this Act. And there is a provision of farm services, as I mentioned earlier, which can be provided either by the sponsor, they can be also taken up directly by the farmer from third-party service providers. So all that is included in this Act. All the provisions are there. There can be 2 types of agreements. One type of agreement is a common agreement where the farmer sells his produce after the produce is harvested. So that means if I say that I'll sell potato to a particular buyer,
So the actual sale will take place after the potato crop is harvested. The agreement is done prior to the crop harvesting or prior to sowing, but the actual sale happens once the crop is harvested. There can be another type of agreement which is normally done by the poultry industry, where the chicks are provided by the buyer. The farmer grows those chicks in his farm, in his poultry farm, and supplies the final product to the buyer. So he does not bear the risk of the produce itself. He just takes money for the services. So that kind of agreement can also be done under this act, or there can be a combination of both. So there can be all types of combinations, either where the commodity quantity risk is transferred or where the commodity quantity risk remains with the farmer. And of course, the price risk in every case is transferred to the sponsor in a way that is mentioned in the agreement, provided the commodity is of the requisite quality as mentioned in the agreement. There is also a provision for Government of India to frame model framing agreements under this act, and model farming agreements are being framed. As I said, one model farming agreement has already been uploaded on the portal, and we are slowly working with the industry and the farmer organizations to have more such model farming agreements uploaded. Next. So the first provision is about the price. Now, how will the price be determined in case there is an agreement for a produce? So price determination, there are two methods. The first method is that price is prefixed. For example, a farmer says that he will sell his crop at 10 rupees a kg or 12 rupees a kg. So that can be mentioned in the agreement, and once the crop comes, the buyer will have to pay that fixed price. There can also be a variable price, because many times it happens that the market prices vary, and the risk, neither the sponsor wants to take the whole risk nor the farmer wants to keep the whole risk. So in that case, the provision is that there has to be a minimum guaranteed price. So for example, if the farmer wants to take the upside of the price, he can say, okay, 10 rupees a kg for my potato will be the fixed minimum guaranteed price. And if there is a higher price, then for the higher price, I'll get a portion of that price. So in this case, there will be a minimum guaranteed price. There will be a higher price. If suppose the market price goes up to 20 rupees, then a portion of the 10 rupees will be paid over and above the guaranteed price. And there can also be a provision of bonus that will be over and above the guaranteed price, provided that bonus may be linked to a particular quality that is being provided by the farmer for the produce. So all these permutations, combinations are possible. Further clarification has also been given in the guidelines. I'll show to you how the price determination examples have been given in the guidelines to explain the clause in the agreement that has to be built in. So as I said right from the beginning, that the agreement has to be transparent and agreement has to be in writing, so that the farmer can understand right from the beginning that what are the basic provisions of the act. There cannot be an oral agreement under this act. The agreement has to be written, all the terms and conditions have to be provided for, and the price mechanism has to be clearly mentioned. There is another provision that in case there is a price which is a variable price, then the benchmark has to be fixed. So benchmark can be the nearest mandi or APMC price. The benchmark can be the price on the electronic trading platform. The benchmark can also be price on the commodity exchange. So that whatever benchmark is fixed, that has to be mentioned in the agreement itself, so that the farmer knows that the price variability will be on the basis of this particular benchmark. Next. Now the second aspect of this entire act is the quality and grade standards. So under the act, the buyer can specify that this will be the quality and grade which I will buy. So the experience of the market is that normally farming agriculture